बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट जो है सी लैंग्वेज में उसके फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं, जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमने उनको स्टडी किया डिटेल में, जिसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिटेल में देखा। फिर स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से यूज़ होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए कौन से यूज़ होते हैं, आपके पास कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग टाइप के लिए कौन से यूज़ होते हैं। और हमने देखा कि जो आपके पास फील्ड विड्थ है वो क्या होती है, और डिफरेंट टाइप के डाटा के लिए फील्ड विड्थ लिखने के लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स है, किस तरह हम लिखेंगे। फिर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी कि जब हमने सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यूज़ के लिए प्रिंट करवाना है, प्रिंटफ के फंक्शन का यूज़ करना है, तब हम लोग उसकी स्टेटमेंट को किस तरह लिखेंगे, कैरेक्टर वैल्यू के लिए कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कैसे लिखेंगे, और आपने पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे आउटपुट के लिए। डिस्प्ले में जब हमने अपने रिजल्ट्स को शो करवाना होता है तो उसके लिए हम प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हुए जब हम अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने जो आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हमने बात करनी है स्कैनएफ की। अब स्कैनएफ क्या होता है? स्कैनएफ आपके पास फंक्शन है जो कि आपको इनपुट वैल्यूज़ लेने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको आप इनपुट वैल्यूज़ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली स्कैनएफ क्या होता है? स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये क्या करता है? ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। जब हम इनपुट को अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक हो गया? तो आपका जो स्कैन एफ है, जो स्कैन एफ फंक्शन है, वो क्या करता है? वो आपकी यूज़र से इनपुट वैल्यू लेता है, क्योंकि स्कैनएफ का काम क्या होता है कि आपकी इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। जब आपने कोई चीज़ कंप्यूटर को देनी है फ्रॉम यूज़र एंड, तो उसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, अब इनपुट देने के लिए आपने यूज़र से कुछ लेना है। ठीक है, तो यूज़र से कुछ गेट करने के लिए आप इनपुट लेते हैं, और वो किसके थ्रू लेते हैं? वो आप फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैनएफ के फंक्शन। ठीक है, द इनपुट जो अब आपकी इनपुट होती है वो स्टोर होती है वेरिएबल में। ठीक है, एक खास सिंटेक्स की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, जो आपके पास इनपुट होती है आपकी वेरिएबल में स्टोर होती है खास स्पेसिफाइड फॉर्म में। तो बेसिकली स्कैनएफ फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं इनपुट्स लेने के लिए, और ये वेरिएबल की जो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करती है उसका एक ख़ास फॉर्म में जो है वो सेट करती है। तो अब बात करते हैं हम इसके सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स में आप देखते हैं कि जो आपके पास स्कैनएफ का फंक्शन है, ठीक है, उसका सिंटेक्स कैसे होता है? स्कैनएफ, उसके बाद आती है आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद आपके पास आता है कॉमा, फिर आपने एंड का साइन लगाना है। ये आपके पास है एंड का साइन। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स के अपने वैल्यूज़ जो है वो लेनी है, उसके हिसाब से अपने वेरिएबल्स जो हैं यूज़ करने हैं। एंड जो भी वेरिएबल होगा एक यूज़ करने के लिए आप जस्ट एंड एक वेरिएबल का नाम जो भी आपने डिक्लेयर किया होगा उसको यूज़ करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए आपने कॉमास यूज़ करने हैं। ठीक हो गया? अब सिंटैक्स आपके पास है स्कैनएफ का फंक्शन, और उसके बाद आपके पास आता है ब्रैकेट्स, फिर आता है आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा, फॉर्मेट स्ट्रिंग वही रूल जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपके पास वेरिएबल्स आते हैं जिसकी आपने वैल्यूज़ को लेना है यूज़र से। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग कौन सी होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम
डबल कोट्स में देते हैं, जैसे कि आपने प्रिंटफ के फंक्शन में भी यूज़ की थी फॉर्मेट स्ट्रिंग। इट may consist of different format specifiers that indicate the format according to which values will be entered. ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ कर सकती है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपने जो वैल्यूज़ एंटर करवानी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो क्या करती है, वो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखनी होती है, और जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर आप डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं। अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपने किस फॉर्मेट की जो वैल्यूज़ हैं वो एंटर करवानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग ने क्या करना होता है, इसने करना होता है डबल कोट्स के अंदर आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखना होता है। फिर ये आपका जो सा ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करती है, अपने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर पे कंसिस्ट करती है। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है, यूज़र से जो वैल्यू एंटर करवा रहे हैं या इनपुट करवा रहे हैं, उस वैल्यू का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये डिसाइड करने चीज़ होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसके बाद आती है आपके पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र थ्रू कीबोर्ड। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, आपने जब वैल्यू को स्टोर करना होता है तब आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो वेरिएबल का काम क्या होता है, वेरिएबल ने आपकी वैल्यू को स्टोर करना होता है, जो कि यूज़र ने कीबोर्ड की मदद से एंटर करनी होती है। याद रखिए, जब इनपुट देते हैं ना किसी चीज़, यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है ना, कोई वैल्यू बाहर से एंटर करवाता है, उसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, और इनपुट जब आपकी कीबोर्ड से दी जाती है, ठीक है, जब यूज़र कीबोर्ड की मदद से इनपुट देता है तो उस इनपुट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक हो गया। अब आपके पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये यूज़र से वैल्यू, यूज़र ने जब वैल्यूज़ एंटर करनी होती है ना कीबोर्ड की हेल्प से, तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उन वैल्यूज़ को कौन स्टोर करता है अपने अंदर, वेरिएबल स्टोर करते हैं। ईच वेरिएबल प्रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन। अब हर वेरिएबल जो है वो प्रेफर करता है एक मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, हर वेरिएबल प्रेफर करता है एक मेमोरी लोकेशन को। जाहिर सी बात है, जब आपने कोई वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है तो उसकी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होगी, उसकी स्पेस ज़्यादा ली जाएगी, मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होगी, तो उसकी स्पेस के लिए जो है मेमोरी लोकेशन जो है रेफर की जाएगी, मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगी। द सिंबल, ये एंड का सिंबल है, द सिंबल एंड इंडिकेट्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल इन विच द इनपुट इज स्टोर्ड। अब ये जो सिंबल है एंड, ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो ये सिंबल एंड क्या करता है, ये सिंबल एंड करता है जब आपने मेमोरी लोकेशन को जब आपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाया, वेरिएबल के अंदर किसी भी इनपुट की वैल्यू को स्टोर करवाया, तब उसने क्या करना होता है, उसने मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करना होता है। तो मेमोरी लोकेशन इंडिकेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ये वाला साइन, इस ये आप एड्रेस ऑपरेटर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल का काम क्या होता है, वेरिएबल का काम होता है कि आपकी जो यूज़र की वैल्यू है उसको की जब यूज़र कीबोर्ड से कोई वैल्यू देता है तो वो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेफर करते हैं किसी मेमोरी लोकेशन में। जैसे कि हमने बात की थी कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करें, किसी मेमोरी लोकेशन पे जो है मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करें, ऑक्यूपाई करें, उसकी स्पेस लें। वेरिएबल जब भी बनेगा आपकी मेमोरी लोकेशन जो है ऑक्यूपाई होगी। अभी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, किस टाइप के वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। तो जब आपने वेरिएबल को यूज़ करना है, वेरिएबल को यूज़ किया तो उसने कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करना, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करेगा। उसके बाद आप वेरिएबल्स जब लेते हैं या फिर वेरिएबल्स जिनके अंदर आपने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना होता है, इनपुट लेने के बाद यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू स्टोर होती है आपके वेरिएबल के अंदर, उन वेरिएबल्स के साथ आप एक साइन लगाते हैं इस तरह एंड का, जो कि सिंबल है जो इंडिकेट करता है आपकी मेमोरी लोकेशन को। और ये सिंबल का काम होता है इसने मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करना फॉर द वेरिएबल जिसने इनपुट की वैल्यू को स्टोर करवाना है। और इस सिंबल को हम एक नाम देते हैं एड्रेस ऑपरेटर का। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपके पास स्कैनएफ का फंक्शन क्या है। स्कैनएफ का फंक्शन आप यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से कोई इनपुट वैल्यू लेनी हो, यूज़र से किसी वैल्यू को इनपुट करवाना हो, तो आप स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब स्कैनएफ ने क्या करना होता है, जो आपकी इनपुट वैल्यू होती है वो स्टोर होती है किसी वेरिएबल में, और किसी वेरिएबल में स्टोर होने के लिए वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। तो बेसिकली जो आप तो बेसिकली आपने जब वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप यूज़र से जब लेते हैं तो उसको किसी न किसी वेरिएबल पे स्टोर करवाते हैं। अब किसी ख़ास फॉर्मेट में उन वेरिएबल्स ने वैल्यूज़ जब यूज़र से लेनी है तो स्टोर करवानी होती है। इसके सिंटेक्स की जब हम बात करते हैं तो सिंटेक्स आपको कुछ इस तरह शो होता है। आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं, सॉरी फंक्शन होता है स्कैनएफ का, आप वो यूज़ करते हैं। स्कैनएफ के फंक्शन के बाद आप ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। फिर आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट जो सा होता है वो होती है आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसके बाद आपने कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल्स को पास करना होता है। तो फिर आपने अब आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर आपने एक वेरिएबल यूज़ करना है या फिर मैनी वेरिएबल्स यूज़ करना है तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट कॉमास लगाने हैं उनके दरमियान और आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं जितनी वैल्यूज़ अपने यूज़र से लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके आगे से डिस्क्रिप्शन आती है कि जो आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग को जब हम लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। ठीक है। डबल कोट्स के अंदर जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग को। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपके पास क्या आते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि जब यूज़र ने वैल्यू एंटर करनी है अपने वेरिएबल के अंदर, जब आपने वेरिएबल से यूज़र से वेरिएबल के अंदर वैल्यूज एंटर करनी है या फिर यूज़र ने वैल्यू इनपुट करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करेगा या फ्लोट टाइप की। ठीक है। तो इसका जो है जो फॉर्मेट है वो डिसाइड करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स आपकी इनपुट की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि यूज़र ने जब कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इनपुट एंटर किया, अब उनकी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में स्टोर करवाया जाता है। ठीक है। अब जब वैल्यूज़ को स्टोर करवाया जाता है तो वो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं। अब मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का साइन। ठीक है। एंड ऑपरेटर का साइन यूज़ करते हैं, एंड सिंबल का यूज़ करते हैं साइन, जो कि इस तरह का है एंड सिंबल। अब ये जो सिंबल है ये रेफर करता है कि आपके जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने इनपुट की वैल्यू स्टोर करवाई हुई है उसने मेमोरी लोकेशन कौन सी और कहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। ठीक है। वो इंडिकेट करते हैं मेमोरी लोकेशन को। इस वजह से इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करते हैं गेटिंग सिंगल इनपुट। जब हमने कोई सिंगल इनपुट लेनी होती है तो हम उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट्स अ सिंगल वैल्यू। हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि सिंपल या सिंगल इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनअप का फंक्शन यूज़ किया। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है वो हम जो पास करते हैं वो होती है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है और वहाँ पे आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई डिफाइन करता है कि आपने किस टाइप की वैल्यू को रिसीव करना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ %d। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू रिसीव होगी वो कौन सी टाइप की होगी, वो इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद कॉमा, आपके पास फिर एंड का साइन आएगा जो कि मेरे पास एड्रेस ऑपरेटर है।
अब एड्रेस ऑपरेटर है जो मेमोरी लोकेट करेगा जब यूज़र से जो मैं वैल्यू ले लूँगी इस वेरिएबल एन के अंदर, तो वो किस मेमोरी लोकेशन पे ऑक्यूपाई करेगा उसकी स्पेस को, वो एड्रेस ऑपरेटर डिसाइड करता है। और यूज़र से मेरी किस टाइप की वैल्यू रिसीव होगी, वो होगी मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू। द अबव स्टेटमेंट इज़ यूज टू गेट एन इंटीजर इनपुट। अब ये जो अबव स्टेटमेंट है ये किस लिए यूज़ होती है, ये जब आपने यूज़र से इंटीजर टाइप का इनपुट रिसीव करना हो या इंटीजर टाइप का इनपुट लेना हो, तब आप इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एन, और जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो किस के अंदर स्टोर होगा, वो वेरिएबल एन में स्टोर होगी। अब इसके अंदर जो आपके पास %d है ये आपके पास है फॉर्मेट, %d सिंगल कोट्स के अंदर है, ये पूरे का पूरा आपके पास है फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसमें आपके पास ये % का साइन फॉर्मेट सिंबल है, डी आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि डिसाइड करेगा किस टाइप की वैल्यू को आपने रिसीव करना है यूज़र से। उसके बाद जो आपका वॉलेट है, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम, और ये आपके पास है एड्रेस ऑपरेटर। बेसिकली ये आपके पास एड्रेस ऑपरेटर है जो कि आइडेंटिफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा एड्रेस को, ठीक है। तो इसने बेसिकली जब अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है तो इसने एड्रेस को लोकेट करना है, मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करना है। उसके बाद है आपके पास गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स। ये था आपके पास सिंगल इनपुट्स के लिए, ठीक है, जब आपने जस्ट वन इनपुट वैल्यू यूज़र से लेनी है। लेकिन इन केस आपने यूज़र से अगर ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी है तो क्या होगा, scanf function can be used to input many values at the same time as follows। अब सेम टाइम पे आप ज़्यादा वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं, scanf के फंक्शन का यूज़ करेंगे, %d, उसके बाद ये आपके पास आ गया फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, कॉमा। अब आपने वेरिएबल्स को शो करना है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, जिसके अंदर वैल्यू ली जाएगी और जिसके थ्रू मेमोरी लोकेट होगी। तो एड्रेस ऑपरेटर, साथ आपने वेरिएबल एन, एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल एम, ठीक है। हमने स्कैनअप को यूज़ किया, उसके अंदर दो वैल्यूज़ आपने अगर यूज़र से ले रहे हैं, दोनों इंटीजर टाइप है, तो आपने क्या करना है, एड्रेस ऑपरेटर एन, एड्रेस ऑपरेटर एम। द अबव स्टेटमेंट विल गेट टू इनपुट्स इन एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। अब जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हम दो वैल्यूज़ ले रहे थे, एक एन में ले रहे थे, एक एम में ले रहे थे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स इन द सेम फंक्शन एज फॉलोज। अगर हमने ये, और ये था हमारे पास कि हमने सेम इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ उनसे वो रिसीव की है, लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को रिसीव करना चाहते हैं तो भी इट इज़ पॉसिबल। आप एक ही फंक्शन को यूज़ करते हुए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करें और डिफरेंट वैल्यूज़ को रिसीव करें। जैसे आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे %d, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं %f, तो %d के अंदर आपकी इंटीजर वैल्यू रिसीव होगी और %f की लिए आपके पास एवरेज के अंदर डेसिमल या फ्रैक्शन पॉइंट की वैल्यूज रिसीव होगी। द बस स्टेटमेंट विल गेट टू इनपुट्स इन एन एंड एवरेज एवीजी। अब अबव स्टेटमेंट ने दो इनपुट्स देने, एक एन में लेगा और एक एवीजी में। द फर्स्ट इनपुट इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो पहली इनपुट होगी वो आपके पास कौन सी होगी, इंटीजर टाइप, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। एंड द सेकेंड इनपुट इज ऑफ टाइप फ्लोट, और जो आपके पास सेकेंड इनपुट होगी %f, वो किस टाइप की होगी, फ्लोट टाइप की। द scanf फंक्शन इज नॉर्मली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद printf फंक्शन। जो आपके पास scanf का फंक्शन है वो नॉर्मली यूज करता है कॉम्बिनेशन विद द printf फंक्शन, ठीक है। printf फंक्शन जब आपने यूज़ करना होता है तो उससे पहले आप scanf के फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसका होता क्या कि जब आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है और आप उसको डिस्प्ले करवाना है उसके रिजल्ट को, तो आप printf की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए शो करवाएंगे, scanf की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए रिसीव करेंगे वैल्यू को। The purpose of using printf function before scanf function is to tell the user that computer is waiting for the input। इसके अलावा आप scanf से पहले भी printf के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह के जब आपने किसी स्टेटमेंट को जो है शो करवाना है तो आप printf की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यूज़र को बताएं कि जी इनपुट देने के लिए कंप्यूटर रेडी है, तो जो यूज़र है वो इनपुट देगा और scanf के थ्रू आपकी इनपुट रिसीव होगी।
अगेन आप उसको प्रिंट एफ की मदद से जो है शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एफ को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने इसको स्कैन एफ के बाद यूज़ करना है, आप इसको पहले भी यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्म करने के लिए, मैसेजेस देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा था कि आप टेक्स्ट भी टाइप करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है इन द अबव एग्जांपल द फर्स्ट लाइन डिस्प्लेस मैसेज ऑन द स्क्रीन टू टेल द यूज़र अबाउट द इनपुट। अब आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, जिसमें इन्वर्टेड कोड में लिखा हुआ है एंटर योर मार्क्स, उसके बाद इन्वर्टेड कोड क्लोज। इसमें अब आपके पास किसी भी किस्म की फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं यूज़ हुआ, किसी भी किस्म की वैल्यू जो है वेरिएबल की फॉर्म में नहीं शो हुई, जस्ट आपने इसको जैसे यूज़ किया और क्या किया, स्कैन एफ की स्टेटमेंट से आपने वैल्यू रिसीव किया। % डी इंटीजर टाइप में आपके पास मार्क्स रिसीव हो गया, और एंड ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर जो है वो इसकी मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करने के लिए यूज़ होगा। तो बेसिकली ये बताएगा कि जी मार्क्स एंटर करने हैं, ये तो मार्क्स एंटर कर देगा, और ये % की फॉर्म में एंटर होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन है, जो डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी प्रिंट एफ की मदद से होगी, जो कि बताएगा कि यूज़र जो है इनपुट दे। उसके बाद इट मेक्स प्रोग्राम ईजियर टू यूज़ बाय द यूज़र। अब हम ना इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक प्रोग्राम लिखते हैं, जिसमें हम लोग ना क्या करते हैं, हम जो है डिस्टेंस को लेते हैं किलोमीटर्स के अंदर और उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर्स। अब लेने के लिए हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे इसकी हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, हमने 2 हेडर फाइल्स ली, आपने उनको इंपोर्ट कर दिया, आपने उनको डिक्लेयर कर दिया, अपनी फाइल में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आपको पता है हमने क्या करना होता है, अपने वॉइड के फंक्शन को, वॉइड मेन को यूज़ करना होता है। उसके बाद अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके अंदर ना वैल्यूज़ लेती हूँ। एक मैं लेती हूँ फ्लोट टाइप की वैल्यू के, एक मैं लेती हूँ डबल टाइप की वैल्यू वेरिएबल एम। फ्लोट टाइप का मैंने के लिया, डबल टाइप का मैंने एम लिया। ठीक है, ये मैंने यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया। उसके बाद मैं करती हूँ स्क्रीन को क्लियर। उसके बाद क्या करना है, मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में मैं कहती हूँ एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर उसके बाद हमारे पास आएगी यूज़र से लेने वाली वैल्यू, स्कैनर % सॉरी, मैं फ्लोट वैल्यू को ले रही ना, तो इधर मेरे पास यूज़ होगा एफ। ठीक है, फ्लोट टाइप की वैल्यू को ले रही हूँ तो फ्लोट के लिए एफ यूज़ होगा, एंड के। उसके बाद एम, ये मैंने एम लिया, इसको अब ये किलोमीटर सॉरी, ये मेरी वैल्यू आएगी, ये आएगी मेरी किलोमीटर्स के अंदर। अब मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है।
तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या होता है वाला फार्मूला, किलोमीटर्स की जो वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1000 के साथ, तो ये आपके मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन मैं इसको शो करवाती हूँ प्रिंटफ की स्टेटमेंट से। \n% f kilometers is equals to f meters k m। इसके बाद लास्ट में हम शो करते हैं गेट करेक्टर। क्लोज। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसमें आपके पास हुआ ये कि आपने फ्लोट टाइप के एक वेरिएबल लिया के, जिसने किलोमीटर्स में आपकी जो वैल्यू है, आपका डिस्टेंस है वो लेना है। फिर आपने डबल टाइप का वेरिएबल लिया एम, जिसने मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स की वैल्यू को। फिर आपने क्लियर स्क्रीन कराने के बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट उसकी एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। अब यूजर जो भी डिस्टेंस एंटर करेगा वो क्या होगा, स्कैन एफ में से एंटर होगा फ्लोट टाइप की वैल्यू की फॉर्म में। जो वैल्यू यहाँ पर रिसीव होगी उसने 1000 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद एम में स्टोर होगा, और आपने जब इसको शो करवाना है इस किलोमीटर्स की फॉर्म में तो यहाँ पे शो हो जाएगी वैल्यू। इसका आउटपुट भी देखते हैं। आउटपुट में सबसे पहले आपके पास आएगा, हमने जो फर्स्ट प्रिंटफ की स्टेटमेंट शो की थी उसमें था एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। बाद वैल्यू हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया आपके पास 40.5, ठीक है। उसके बाद आपने जो है प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो थी वो यूज़ की, जिसमें सबसे पहले आता था %f, और %f में k की वैल्यू शो होती थी, ठीक है। तो %f की वजह से उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 40.5 किलोमीटर्स इक्वल्स टू। अब इसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, इसने मल्टीप्लाई होना है मीटर्स के साथ, सॉरी 1000 के साथ, और रिजल्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा 40 50 500 मीटर्स, ठीक है। इस तरह आपकी वैल्यूज को जनरेट करके दे देगा। So the above program declares two variables m and k. It displays the message to the user and gets input of distance in kilometers. The symbol and is used with the variable k. The symbol refers to the address of the variable. The value entered by the user is stored in k. The program calculates the number of meters and displays the result on the screen. ठीक हो गया। चलिए जी अब एक और हम प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा, जिसमें हम कहते हैं कि हम ना प्रोग्राम लिखते हैं दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं बेस और हाइट की, और बेस और हाइट के बाद क्या करते हैं उसके ऊपर ट्राइंगल के लिए फार्मूला, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट। चलिए इसके पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम लोग लाइब्रेरी फाइल्स इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड std
io.h hash include conio.h, इसके बाद void main, उसके बाद मैंने क्या लिया, फ्लोट टाइप की वैल्यूज ली है। फ्लोट टाइप को मैंने लिया बेस, और एक और वेरिएबल लिया है हाइट। डबल टाइप का मैंने लिया एरिया, और क्लियर किया स्क्रीन को। अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि प्रिंटफ की स्टेटमेंट शो करवाई, एंटर बेस, स्कैनफ, %f, कॉमा, एंड बेस। उसके बाद प्रिंटफ की स्टेटमेंट हाइट के लिए शो करेंगे, एंटर हाइट, उसके बाद लेंगे स्कैनफ, स्कैनफ में लेंगे %f में हाइट, एंड एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और हाइट आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है एरिया का, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फार्मूला लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया को शो करवा देते हैं प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए। प्रिंटफ की स्टेटमेंट को यूज़ किया, एरिया इज इक्वल्स टू 5.2f एरिया, और लास्ट पे गेट कैरेक्टर और प्रोसेस क्लोज। अब जब हम इसके आउटपुट की तरफ बात करते हैं तो आउटपुट आपका शो होगा। सबसे पहले आपने क्या एंटर किया, आउटपुट में आपके पास आएगा सबसे पहले एंटर बेस, बेस एंटर की, वो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 10.5 एंटर की, फिर आपने किया एंटर हाइट, वो आई आपने लेट्स सपोज 5.4, और लास्ट पे आपने लिखा एरिया, जो फार्मूला लगेगा आपके पास जिसमें आपने लिखा हुआ है कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो फार्मूला कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, वैल्यूज़ के अंदर आपकी हल्के प्लेस पे डिजिट्स आ जाएंगी, आपने उसको कैलकुलेट किया और आपके पास रिजल्ट आ गया। तो बेसिकली ये था आपके पास टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।